morning, students. On yesterday we have seen about electrochemistry, in which we have studied electrolytes and their types, conductor and their types. ठीक है, इसके बाद हम लोग उसमें देखे थे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, molar conductance. Today we will study about the equivalent conductance or equivalent conductivity. It is represented by lambda eq. जैसे कोई सॉल्यूशन है तो गिवन सॉल्यूशन में या गिवन वॉल्यूम में जनरली हम लोग 1 लीटर में लेते हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी इलेक्ट्रोलाइट का डाल दिए और उसमें जो सभी आयन का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, टुवर्ड्स कंडक्टेंस, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं. द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन is known as equivalent conductance or equivalent conductivity, which implies lambda eq is equal to k into v, जहाँ k हो गया आपका क्या कंडक्टिविटी और v हो गया आपका वॉल्यूम, k जिसको हम लोग कप्पा बोले थे. V volume of the solution containing 1 gram equivalent of electrolyte if the concentration of solution is n gram equivalent per liter. अगर n ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लेते हैं तो इस फार्मूला को, ऊपर वाले फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा eq इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन n. n जहाँ हो गया आपका नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी के फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो ऐसे फॉर्मूला लिखा जाएगा. इसी को मोलरिटी के फॉर्म में हम लोग को लिखना रहता तो कैपिटल M दे देते, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वहाँ कंसिडर कर लेते. ठीक है, तो यही है आपका फॉर्मूला इसका लैम्डा EQ का, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का. अब हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी. ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टिविटी को प्रभावित करेंगे. आइए हम लोग 1 बाय 1 करके सभी फैक्टर्स को देखेंगे. ठीक है, पहला है इंटरआयनिक इंटरैक्शन. है इट इज इंटरआयनिक इंटरैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल के बीच में आपका इंटरैक्शन है. तो जैसे NaCl डाल दिए तो Na और Cl दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, इसी को हम लोग इंटरआयनिक अट्रैक्शन या इंटरैक्शन कहते हैं. इट इज इंटरआयनिक इंटरैक्शन और अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द सॉल्यूट. स्ट्रॉन्गर द इंटरआयनिक अट्रैक्शन देन कंडक्टेंस विल बी लेस एंड वाइस वर्सा. अब जैसे NaCl की बात कर दी हमने, NaCl बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होंगे तो आयंस एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, और जब नज़दीक रहेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो मूवमेंट ऑफ आयंस स्लो हो जाएगा. ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में कम हो जाए, ठीक है, तो फ्रीली मूव करेंगे. जब फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्टेंस उनका ज्यादा होगा. ठीक है, पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, इफ सॉल्वेंट हैज हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. हाँ, नेक्स्ट है आपका पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, अगर सॉलिड और सॉल्वेंट अगर आपका पोलर हो, ठीक है, और सॉलिड भी पोलर हो, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरैक्शन होने लगता है. ठीक है, तो अगर सॉलिड टू सॉल्वेंट इंटरैक्शन हुआ तो वहां पर भी आयंस का मूवमेंट जो है से कम हो जाता है. और एक फैक्टर है आपका पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट. इफ सॉल्वेंट हैज हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन आयोनाइजेशन विल बी हाई, हेंस कंडक्टेंस विल बी हाई. लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट हो, जैसे वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है, तो इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है. तो देखो होता क्या है, यहाँ पर जो दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन K, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4/3 होता है. ये एप्सिलॉन नॉट होता है. ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2 अपॉन R². ठीक है, तो ये हो गया वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है,
तो इफ अगर आपका वाटर जैसे हम लोग ले लिए या वैसा सॉल्वेंट ले लिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो, जैसे वाटर, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वाटर का होता है, तो के का वैल्यू ज्यादा लगेगा तो एफ क्या होगा, ऑटोमेटिक कम जाएगा। जब ऑटोमेटिक एफ का कम जाएगा सॉलिड सॉलिड के बीच में, तो होगा क्या कि उसका आयोनाइज जल्दी होगा, ठीक है, आयोनाइजेशन जल्दी होगा तो आयंस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जब आयोनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो होगा क्या कि आयंस ज्यादा होंगे तो मूवमेंट आयन का ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। दैट मींस द पोलैरिटी, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। इफ द सॉल्वेंट हैज हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन आयोनाइजेशन विल बी हाई, हेंस कंडक्टेंस विल बी हाई। चलिए एक फैक्टर ये हो गया, और तीसरा फैक्टर आपके साथ ये है सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयन। इट डिपेंड्स सॉलिड टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसको जस्ट थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि अगर सॉलिड टू सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो आयंस का मूवमेंट नहीं होगा, तो कंडक्टेंस जो होगा वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्टर है आपका विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन, तो अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसमें आयंस का मूवमेंट जो होगा स्लो हो जाएगा, ठीक है, तो कंडक्टेंस फिर आपका स्लो हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। लार्जर विल बी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, लार्जर विल बी विस्कोसिटी, लार्जर विल बी विस्कोसिटी, लोअर विल बी कंडक्टेंस, ठीक है। और एक फैक्टर होता है आपका डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से क्या होगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन घट जाएगा। जो आयंस के बीच में, कटायन और अनायन के बीच में, ऑफ द सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स लग रहा था, और पानी डाल देंगे तो दे विल बी सेपरेटेड अपार्ट, ड्यू टू व्हिच देयर मूवमेंट विल इंक्रीज, कंसिक्वेंटली कंडक्टेंस विल इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग ज्यादा पानी डालते चले जाएंगे तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो भी डिक्रीज कर जाएगा। जब वो भी डिक्रीज कर जाएगा तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, आयंस का बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से ऊपर वाला जितना भी फैक्टर है सबको ओवरकम कर देता है वो, ठीक है, और मोलर कंडक्टेंस बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट फैक्टर हो गया आपका टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज, कंडक्टेंस विल इंक्रीज बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेज एंड ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड विस्कोसिटी डिक्रीजेज। यही वजह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जितना भी ऊपर वाला फैक्टर है सब डिक्रीज कर जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी आयंस का भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन से भी मैं आपको बता ही दिया, डाइल्यूशन से आपको इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज करेगा, विस्कोसिटी आपको डिक्रीज करेगा, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिक्रीज करेगा, जिसके चलते क्या होगा, सारा का सारा फैक्टर आपको प्रभावित हो जाएगा एंड मोलर का ये कंडक्टेंस विल इंक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन कंडक्टेंस यानी जी इंक्रीजेज, ठीक है, जी इंक्रीज कर जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डाइल्यूशन से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब डिक्रीज कर जाएगा तो आयंस का मूवमेंट बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस यानी कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा डाइल्यूशन से, तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस थोड़ा सा ज्यादा बनेंगे। जब ज्यादा बनेगा तो पहले से कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है ऑन डाइल्यूशन, सेम है, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। हाँ, ये बहुत अच्छा फैक्टर है, इसको आपको याद रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। ये क्यों डिक्रीज करता है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के था 1/ρ को हम लोग कह दिए थे, ठीक है। तो होता क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम अगर हम लोग रख दे, उस दो अपोजिट फेस के बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिए थे, तो उसी को तो हम लोग कहे थे आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज बिकॉज ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। डाइल्यूशन बढ़ाने से 1 यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, आपका उसका नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे। जब आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस उसका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है, इसको याद रखिएगा अभी। और एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन डाइल्यूशन,
इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज, लेकिन ऐसा एक फैक्टर है आपका, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज विथ डाइल्यूशन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी डिक्रीजेज। तो हम लोग डाइल्यूट करते हैं कोई सॉल्यूशन तो मोलरिटी हो या नॉर्मलिटी हो वो डिक्रीज कर जाता है। अगर वो डिक्रीज करेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस यानी लेमडा एम यानी या लेमडा इक्यू दोनों इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नॉर्मलिटी हम लोग घटा रहे हैं कैसे, बाय डाइल्यूशन। तो ये लास्ट दो फैक्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में कंफ्यूज कराया है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाइल्यूट करने से, ठीक है, आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि पर यूनिट एमएल में, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस घटने की वजह से क्या होगा, उसका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। वहीं आप अगर डाइल्यूट करते हैं तो मोलरिटी घट जाएगी, मोलर स्ट्रेंथ यानी डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो उसमें होगा क्या कि लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम होता है। तो एम घट गया तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया आपका लेमडा एम और लेमडा ए क्यू या नॉर्मलिटी पर वो डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज करेगा तो आपका बढ़ जाएगा लेमडा एम या लेमडा ए क्यू, यही है आपका। आइए, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम लोग को एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है ना, क्या चीज, कंडक्टेंस या और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस किसका उल्टा है, बोलिए, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का अगर हम लोग को रेजिस्टेंस मिल जाए तो कंडक्टेंस निकल जाएगा। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकलेगा, रेजिस्टिविटी निकाल दीजिए और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, therefore experimental determination of the conductance of solution involve the measurement of its resistance, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, therefore experimental determination of the conductance of solution involve the measurement of resistance। चूंकि कंडक्टेंस आपका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और रेजिस्टेंस ही सॉल्यूशन का हम लोग डिटरमाइन कर दो, उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को कंडक्टेंस निकल जाएगा। तो आइए जिस सपोज कि ये सॉल्यूशन है और इसका हमको इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का ये रेजिस्टेंस निकालना है कंडक्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक कंटेनर ले लिए, कंटेनर में इसको रख दिए, दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का लगा हुआ है, ये प्लेटिनम लूप लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग किया क्या, इसको थर्मोस्टेट में डाल दिए ताकि ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है से कांस्टेंट हो जाए। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट का ये सेटअप हम लोग तैयार कर दिए, ये R3, ये R1, ये आपका R ऑफ द सॉल्यूशन है, ये R2 है। तो जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस यहीं पर ना ऐसे होता था, तो जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है उसको इससे हम लोग कनेक्ट कर दिए और इसको हम लोग AC सोर्स से कनेक्ट कर दिए। ये गैल्वेनोमीटर है, अगर डिफ्लेक्शन 0 होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है से बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग AC करंट फ्लो करा दिए, तो AC करंट फ्लो कराने से गैल्वेनोमीटर का रीडिंग हम लोग नोट कर लेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से कहता है इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा या इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, यही है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है व्हाई AC सोर्स इज यूज्ड, व्हाई नॉट DC इज यूज्ड। तो DC अगर हम लोग लिखते हैं, DC मींस डायरेक्ट करंट, तो सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक करंट इलेक्ट्रोलिसिस करा देता जिससे कंसंट्रेशन चेंज हो जाता, तो कंडक्टेंस नहीं निकलता, रेजिस्टेंस उसका एग्जैक्ट नहीं निकलता, इसीलिए AC करंट लिया जाता है अल्टरनेटिंग। अगर एक मर्तबा लिबरेशन हो रहा है कोई भी सब्सटेंस का तो एक मर्तबा डिपोजिशन हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, साइनोसॉइडल वेव की तरह होता है, ये दोनों तरफ से चलता है। एक मर्तबा आपको ये क्या कहा जाता है, मटेरियल्स को लिबरेट करा देगा आपको इलेक्ट्रोड पर, तो दूसरे बार में वहाँ पर जो भी केमिकल सब्सटेंस आपका लिबरेट हुआ है उसको वहाँ से रिमूव कर देगा, तो दोनों चल रहा है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट मेंटेन रहता है, देयरफॉर AC सोर्स इज यूज्ड, ठीक है। One arm of the bridge is made up of conductivity cell containing the solution. The electrode of the cell are of platinum coated with platinum black. The solution whose resistance is to be measured is placed in conductivity cell. The cell is placed in thermostat to keep the temperature constant. The bridge is connected to a suitable source of AC.
it may be noted that for electrolytic solution, DC is not used because it causes electrolysis, as a result of which the concentration of the solution will change and exact value of conductance and its resistance cannot be calculated. Now let us use the concept of balanced Wheatstone bridge. R3 upon R solution is equal to R1 upon R2, which implies R of the solution is equal to R2 R3 upon R1. ठीक है, अब इस तरह से R of the solution निकल गया, तो which implies conductance is equal to 1 upon R of the solution. 1 of the R of the solution हम लोग निकाल दिए और इस तरह से हम लोग का कंडक्टेंस निकल गया। अब उसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो K बराबर 1 by रो एंड वी नो दैट रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, विच इम्प्लाइज K इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन R हो गया इंटू L अपॉन A, विच इम्प्लाइज 1 by R को हम लोग कहे थे G, ठीक है, कंडक्टेंस, और L by A को कहे थे हम लोग सेल कांस्टेंट, तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, G यानी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को हम लोग G स्टार से रिप्रेजेंट किए थे उस दिन पिछले क्लासों में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है व्हाई द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट cannot be calculated by using the value of L and A, because its calculation is not easy for the solution. Therefore the value of cell constant is calculated by knowing the value of K and G, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस जो होता है अलग अलग होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइजेज इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाइल आपको क्या कहा जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी आयोनाइज्ड कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इसीलिए उनका वेरिएशन अलग अलग होता है। तो एक साइंटिस्ट थे ओनसागर, उन्हीं का ये कंसेप्ट दिया हुआ है, डिबाई हक्केल ओनसागर नाम था, ठीक है। द मोलर कंडक्टेंस व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिए, उसको इतना डाइल्यूट करते चले जाइए, इतना डाइल्यूट करते चले जाइए कि उस वक्त उसका कंसंट्रेशन जो है से जीरो अप्रोच कर ले, तो उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टेंस होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है, व्हिच इंप्लाइज लैम्डा m is equal to lambda m if infinity where when c approaches to zero, जब concentration जीरो हो रहा हो तो lambda m ही जो होता है molar conductivity at infinite dilution होता है। The variation of molar conductance with concentration is given by Debye-Huckel-Onsager equation, which implies lambda is equal to lambda m to the power infinity minus b into square root of c। b एक constant हो गया and its value is same for a particular type of electrolyte where C is concentration, lambda m हो गया molar conductivity and lambda m infinity is molar conductivity at infinite dilution when the concentration approaches to zero, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, जी सर, ठीक है सर। हाँ जी, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये लेम्डा m ले लिए मोलर कंडक्टिविटी और ये स्क्वायर रूट ऑफ c ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। अब दोनों है आपका, इसमें ये इधर बढ़ रहा है और ये इसको हम लोग इधर बढ़ा रहे। दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ग्राफ इसका इस तरह से आएगा, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर therefore molar conductivity of a strong electrolyte। हाँ, अब देखिए, अब इस ग्राफ को हम लोग पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेट कीजिएगा, पीछे की तरफ खींचिएगा तो यहाँ जाकर के टच करेगा, ठीक है, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इसका जीरो हो जाएगा। तो जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो रहा हो उस वक्त का मोलर कंडक्टिविटी जो होता है क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है। द वेरिएशन ऑफ लेम्डा विथ स्क्वायर रूट ऑफ c इज वेरी स्मॉल,
so that the plot can be extrapolated to zero concentration. बहुत छोटा छोटा वेरिएशन है, इसलिए आसानी से एक्स्ट्रापोलेट करके जीरो कॉन्सेंट्रेशन तक ले जा सकते हैं. एंड बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. Therefore molar conductivity of a strong electrolyte at finite dilution can be calculated from this intercept. For a strong electrolyte, there is no increase in number of ions with dilution because these are almost completely ionized in the aqueous solution. ठीक है, at all concentration. However, in the concentrated solution, there is a strong force of attraction between the ions of opposite charges called interionic forces, which decreases conducting ability in concentrated solution. चलो मैं इसी बोल देता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ. देखो, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, तो होता क्या है कि मतलब आयंस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो आयंस एक दूसरे के नजदीक रहेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी वहां घटेगा. लेकिन जैसे ही पानी डालते हैं, डाइल्यूट करते हैं, आयंस विल मूव अपार्ट due to which the interionic interaction between the ये क्या कहा जाता है, cation and anion और solid particle will decrease, जिसकी वजह से मोशन जो है सो उसका बढ़ जाता है. यही वजह है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ ले जाने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, यही चीज है. आइए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग जो है वेरिएशन ये कर रहे हैं. ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर ग्राफ प्लॉट कीजिए तो इधर से आता है. ठीक है, लेकिन ये डेविएशन जो है आपका, वेरिएशन जो है मेजर है. ठीक है, इट कैन नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इट विल बी पैरेलल टू दिस एक्सिस. अब दो पैरेलल रे इन्फिनिटी पे मिलते हैं, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इट कैन नॉट बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, देयरफॉर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन. ठीक है, देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस. ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज स्लाइट सेलिंग. मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लो एज कंपेयर्ड to that of a strong electrolyte due to the lesser extent of dissociation. However, the variation of lambda with lambda c is very large and so much so that it cannot be obtained molar conductance at infinite dilution by extrapolation of lambda m versus square root of c plot. ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है कि एक्स्ट्रापोलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी जो होता है इसका बहुत कम इंक्रीज करता है. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि why cannot we can calculate molar conductance of weak electrolyte by extrapolating the graph versus lambda m and square root of c. तो आंसर क्या हो जाएगा? Because its variation is large and its degree of dissociation is poor, its graph cannot be extrapolated to zero concentration. Therefore new concept is introduced, और यहीं पर नया कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कॉलराउश लॉ कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग एक नया कंसेप्ट यहीं पर इंट्रोड्यूस करेंगे. तो हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं बता दूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला होता है. द वेरिएशन ऑफ लैम्डा विथ डाइल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन. द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय आयन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन with dilution. On dilution the degree of dissociation increases, as a result molar conductance increases. dilution करने से हर हाल में आपको molar conductance increase करेगा. ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा सा बढ़ता है. तो अल्फा इज वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये फार्मूला आपको हर हाल में याद रखना है. कोई एक डाटा नहीं मिसिंग होगा जो आपको कैलकुलेट करना होगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट इन्फिनिटी. तो नया कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, यह है कॉलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. ठीक है, तो कॉलराउश लॉ क्या कहता है? कॉलराउश लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकल मेथड से बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम एंड स्क्वायर रूट ऑफ सी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन एज इट्स वेरिएशन इज लार्ज. ठीक है, तो ये बताइए कि ये कॉलराउश लॉ आज ही पढ़ा दूं या कल पढ़ा दूं? आपका टाइम 35 हो गया. इसको नया टॉपिक है, इसको कल देखता हूँ. सर भी बुला रहे हैं थोड़ा स्कूल के काम से. अटेंडेंस लेने दीजिए तब जाइएगा.